सारा देश तो इस वक्त अयोध्या में जो लूटकांड हुआ है, मैं मानता हूं बहुमुखी लूटकांड हुआ है, तितरफा लूटकांड हुआ है। इसमें जमीन में भी घोटाला हुआ, निर्माण कार्य में भी कमीशन खाया गया और दान पात्रों में से भी माल उड़ाया गया। उसको कैसे दबाया जा रहा है, इसकी एक केस स्टडी हम लोगों के सामने आ रही है। लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय मैं एक दूसरे पहलू की चर्चा करना चाहता हूं, जिससे ये सरकार जिन अपने चलने में जिन प्रवृत्तियों को दिखा रही है, ताकि उनका थोड़ा सा उनका उद्घाटन हो सके, वो सामने आ सके। दो बातें मैं कहूंगा आपके सामने, दोनों बहुचर्चित हैं, लेकिन उनको डिकोड करना खास तरीके से जरूरी है। पहली बात तो यह है कि अचानक हम लोगों को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फौजियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वह सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, उनको वीर चक्र दिया गया है, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन तकनीशियन मूड मुरली नायक जो अग्निवीर थे, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार जिन्हें वायुसेना पदक दिया गया है। 28 जुलाई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था, उसका कोई और मतलब नहीं निकल सकता जो उन्होंने कहा था। वो वीडियो हमने भी सुना है, शायद आपने भी सुना हो और बहुत लोगों ने सुना है, वायरल भी हो रहा है, कि कोई किसी जवान की या किसी पायलट की क्षति नहीं हुई है, वो नहीं मारा गया है। जो कुछ मरे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ही मारे गए हैं, भारत की तरफ से कोई नहीं मारा गया। अब ये अचानक 5 शहीद कहां से प्रकट हो गए? इन शहीदों के प्रति नतमस्तक होते हुए, उनका नमन करते हुए ये चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये तो पहला सवाल है। ये बताता है कि सरकार किस कदर कुछ भी छिपाने में, कुछ भी बताने में जनता को, मतलब ये लोकतंत्र जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, इस सरकार के जमाने में लोकतंत्र दोनों तरफ से बंद है। और मामूली सी सूचना है, अगर कोई शहीद हुआ है लड़ते हुए, तो उसको भी छुपाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो गौरव का विषय है। शहीद होना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन शहीद होना कोई ऐसा नहीं है, शहीदों की मौत पर बुक्का फाड़ के नहीं रोया जाता है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री सेशेल्स की यात्रा कर रहे हैं, और जैसा कि हर जगह होता है, उनको वहां भी एक इनाम दे दिया गया। इस इनाम का नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और प्रधानमंत्री को मिलने वाले जो पुरस्कार हैं दूसरे देशों में, उनकी एक विशिष्टता होती है, उनका न कोई इतिहास होता है और न कोई भविष्य होता है। उनका सिर्फ वर्तमान होता है। ना पहले कभी वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है, ना भविष्य में वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है। वो खासतौर से प्रधानमंत्री के लिए अलग से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री की विशिष्टता भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी विशिष्टता है जो संदिग्ध है, हास्यास्पद भी लगती है, और उससे अफसोस भी होता है। और बिना इसकी परवाह किए हुए कि कौन क्या समझता है, कौन क्या आलोचना करता है, प्रधानमंत्री बड़े मोनोटोनस ढंग से, बड़े एक रस तरीके से दुनिया भर में घूम घूम कर पुरस्कार जमा कर रहे हैं। हमने तो कभी इतने प्रधानमंत्री हम लोग देख चुके हैं, कभी सुना ही नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं भी किसी के साथ होती हैं। तो आशुतोष जी, मैं चाहता हूं कि नई परख के दर्शकों के लिए आप इन दोनों पहलुओं पर थोड़ा सा अपने तरीके से प्रकाश डालें। अबे जी, जो आपने पूरा प्रकरण सुनाया, सबसे पहले मैं उसका ही जवाब दे देता हूँ। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता देता हूँ। मैं दरअसल आज से कई साल पहले मैं एक यूरोपीय कंट्री में था, यूरोपीय देश में था, और वहां पे हमारे एक पुराने जानने वाले, मतलब लंबे जानने वाले, वो उस वक्त वहां पे राजदूत थे। तो कर्टसी में मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे समोसा और जो जलेबी वहां जो उपलब्ध हो सकती थी वो मुझे खिलाई। और जब तक हम उनके ऑफिस में बात कर रहे थे, तब तक बहुत औपचारिक बातें हो रही थी, बहुत ही औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तौर पे बातचीत हो रही थी, और उसमें थोड़ी सी दूरी भी थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा चलो बाहर थोड़ा पैदल घूमते हैं। अब वो थे तो बड़े अधिकारी, लेकिन फिर भी हम उनके लॉन में थोड़ा सा घूमने लगे। तो उन्होंने थोड़ी बातें जो खुलकर कही, वो मेरे लिए चौंकाने वाली भी थी और आंख खोलने वाली भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यकीन नहीं होगा, मेरे ऊपर ये दबाव लगातार बनाया जाता है कि यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट से या हेड ऑफ द गवर्नमेंट से पुरस्कार दिलाया जाए, या उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जाए। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नई बात आप बता रहे। बोला नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के जितने जगह पे हमारे यहाँ जो वो है एम्बेसीज हैं,
या हाई कमीशन से, सब पर ये लागू होता है। अब कुछ अफसर बड़े जबरदस्त होते हैं तो वो ये सब करके कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करने से प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हो जाएंगे और उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो जो उन्होंने उस रहस्य का उद्घाटन मेरे सामने उस दिन किया, तो मैंने उनको बोला कि आपकी क्या स्थिति? बोले मेरे बस का नहीं है, तो मैं आराम से रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई पद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं कि मैं किसी हेड ऑफ द स्टेट से अच्छी बातें कहलवाऊं या उनको पुरस्कार। लेकिन कुछ अफसर होते हैं जो बहुत कामयाब होते हैं। वो बात मेरे दिमाग में हमेशा बनी रही। तो जितनी बार मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ वो बाहर जाते हैं, निश्चित तौर पर इसमें कुछ ऐसे भी पुरस्कार होंगे जो एक सद्भाव की वजह से दिए गए होंगे, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करने की वजह से दिए गए होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारे देशों के अंदर ये एक सद्भाव होता है कि भाई नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है तो हम उनका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करने में क्या कर सकते हो करते हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी संख्या है जहां पे ये सम्मान दरअसल इस प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। जैसे कि विदेशों में जब वो जाते हैं तो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, कितने लोकप्रिय हैं। जब एयरपोर्ट पर कितने सैकड़ों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, वहां पे थोड़ा सा भाषण भी दे देते हैं और वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक एडवांस टीम प्रधानमंत्री जी की पहले से 15 दिन पहले से चली जाती है, जो इन सब चीजों का आयोजन करती है। सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, उसमें कुछ भी स्वतः स्फूर्त नहीं है। भाई जो विदेश में हमारे लोग रहते हैं, अगर उनसे कह दिया है कि आप प्रधानमंत्री जी आपसे मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाकई में जाना चाहेंगे। लेकिन अगर उनको या निमंत्रण ना मिले तो क्यों जाएंगे वहां पे? तो ये जो कुछ भी है, जो आपने सेशल्स का जिक्र किया, मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है। मुझे उनकी अपनी एक आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा भी है, और साथ ही साथ अपनी छवि को एक लगातार उसमें निखार किया जाए, लगातार उसको परिष्कार किया जाए, इस तरीके का एक मोह, एक लालच, एक वासना भी उनके मन में है। जहां तक सिपाहियों के बलिदान का प्रश्न है, जवानों के बलिदान का प्रश्न है, देखिए जो कुछ भी देश के उस वक्त के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा संसद के अंदर, अगर भारत के अंदर वाकई में संसदीय प्रणाली है तो कायदे से उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसद को गुमराह करने का काम किया। अब ये बात मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने खुद ये बात कही या उनसे ये बात कहलवाई गई या अफसरों ने उनको मिसलीड किया। तीनों ही स्थिति में जिम्मेदारी तो रक्षा मंत्री साहब को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट है जो बाद में सच्चाई से रूबरू होते समय कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। यानी सच्चाई कुछ और थी, कहा आपने कुछ और संसद को, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें एक लिमिटेड सॉवरेंटी का दर्जा है, यानी वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, और विल ऑफ द पीपल जो है उस देश के अंदर संप्रभु है, तो कहीं ना कहीं उस विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप उस विल ऑफ द पीपल को, यानी संसद के माध्यम से आप देश की जनता को या देश की संप्रभुता को या सार्वभौमिकता को अगर आप गुमराह करने का काम करते हैं, तो संसदीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में इसको एक तरीके का दोष, या अगर ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करूं तो एक अपराध माना जाता है। और वैसे में अगर वो खुद संसद में आके माफी नहीं मांगते हैं या अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते कि नहीं, मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, तो फिर उनके खिलाफ बाकायदा प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए और उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आपने इतनी बड़ी बात देश से क्यों छुपाई, कि आपने जानबूझकर किया या आपसे अनजाने में गलती हुई। तो मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस सरकार का ये स्वभाव है, ये सरकार कभी भी अपनी गलती को नहीं मानती। इसको ये लगता है कि अगर वो अपनी गलती को मानेंगे तो ये सरकार की कमजोरी को उजागर करेगा। और जब आप कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म की रेस में शामिल होते हैं, जब आप प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद में शामिल होते हैं, और जब सामने आपका मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा होता है, तब उस वक्त आपको बहुत बड़े पैमाने पर साबित करना होता है। देखिए हमने कैसे पाकिस्तान को मार गिराया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दिया, हमने उनके लोगों को मार गिराया, हमने उनके आतंकवादियों को गिराया, लेकिन हमारा कुछ बाल बाका नहीं हुआ। ये जो कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म है, जो दरअसल यथार्थ पर आधारित नहीं है, एक मिथ्या भाव है जिसके अंदर, जो मिथ्या पर आधारित है, ये उसका भी नतीजा है। और इसलिए मेरा कहना है कि ये सिर्फ वही सरकार, वही प्रधानमंत्री, वही रक्षा मंत्री कह सकते हैं जो अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानते, जो अपने आप को संसद के प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते।
संसद के प्रति जवाबदेह सरकार कभी भी इस तरीके का वक्तव्य नहीं दे सकती, और अगर देगी तो वो उसके लिए जरूर वो माफी मांग लेगी या रिग्रेट जो है वो कर लेगी। अब यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी, उस पर भी हम लोगों को एक नजर डालनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने इसकी एक सफाई दे दी है, और सफाई ये है कि जो 28 जुलाई 2025 को जो रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया था, वो वक्तव्य तो एक दूसरे संदर्भ में था। ये झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि भारतीय पायलट मारे गए हैं। अच्छा, अभी तक उस संदर्भ में था, इसलिए उसको इससे न जोड़ा जाए। उन्होंने ये कह दिया। अच्छा, किसी से जवाब तलबी करने का, जिरह करने का अब कोई मंच रहा नहीं है। आप कहीं भी कोई जवाब तलबी नहीं कर सकते, कोई जिरह नहीं कर सकते। टीवी के मंच भी हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए तकरीबन बंद ही है। धोखे धड़ाके में हम लोगों को कभी कुछ बुला लिया जाता है, क्योंकि उन्हें एक निष्पक्षता का प्रपंच दिखाना, निष्पक्षता का एक वो दिखाना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो वो सारे मंच हम लोगों के लिए तकरीबन बंद हो गए हैं, आप कोई बात पूछ नहीं सकते। तो अब वो कह रहे हैं कि संदर्भ कुछ और था। अब इस मामले तो बहस तलब है, संदर्भ क्या था। दूसरी बात कि जो सेशेल्स का पुरस्कार है, वो पुरस्कार उन्होंने इतनी जल्दबाजी में बनाया है कि उसमें जो मोहर लगी हुई है सेशेल्स की, उस मोहर में सेशेल्स की स्पेलिंग ही उन लोगों ने गलत लगा दी है। मतलब उसमें उसकी स्पेलिंग भी गलत है। तो वो बहुत ही वो ये पुरस्कार जो है, इतना भद्दा प्रदर्शन है इस तथाकथित गौरव का, इसकी कोई सीमा नहीं है। और तो और इससे भारत को बड़ा नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी वहां पर 1500 करोड़ रुपए की मदद का वायदा कर दिया नरेंद्र मोदी ने उनको। इस किस बदले किया, और उसमें $50 मिलियन यानी $5 करोड़ तो ऐसे हैं जो कि भारत को वापस ही नहीं मिलेंगे। वो तो एक तरह से दान दे दिए हैं भारत ने उसमें। अच्छा, भारत एक बड़ा देश है, सेशेल्स जैसे देशों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली देश है। भारत की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी कमजोर हो, लेकिन जैसे कहते नहीं किसी के वो आसानी से वो टूटने वाली नहीं है। हम सब लोग इन तथ्यों को जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने पुरस्कारों के बदले भारत का खजाना इस तरीके से इधर उधर लुटाते हुए घूमे। हर चीज का एक तर्क होना चाहिए। सरकार को हर चीज की सफाई देनी चाहिए कि भाई आपने इतने पैसे खर्च किए तो क्यों किए, कैसे किए। ये सब जो पूरा मामला चल रहा है, मुझे ये सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर जनता के पास किसी न किसी रूप में तो ये बातें पहुंचती हैं। जो भक्त मंडली है वो बहुत विशाल नहीं है। भक्त मंडली ऐसी नहीं है कि भक्त मंडली बहुत, अगर भक्त मंडली बहुत विशाल होती तो बीजेपी को अभी तक 40% वोट नहीं मिल पाया है भारत में। जाहिर है भक्त मंडली काफी छोटी है। तो ये जो तमाम माल इधर उधर उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री की झकबाजियों के चलते, उनके अपने शौक के चलते, उनको अपने चेहरा चमकाने के चलते, इसके ऊपर विपक्ष के पास क्या कोई राष्ट्रीय बहस चलाने का कोई श्वेत पत्र पेश करने की कोई कार्यक्रम उन लोगों को लेना चाहिए। इसमें देखिए, आप कार्यक्रम ले भी लेंगे तो क्या होगा। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और उसको बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि दरअसल राजनीतिक पार्टियां क्या कर सकती हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, राजनीतिक पार्टियां संसद के अंदर इस सवाल को उठा सकती हैं, राजनीतिक पार्टियां इसको जमीन पे ले जाके एक आंदोलन की शक्ल दे सकती हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां या विपक्ष जो कहता है, जो करता है, उसको मैग्नीफाई करने का काम या जनता से जोड़ने का काम तो मीडिया का है। और अगर मीडिया उसको नहीं उठाए, उस डिबेट पर नहीं जाए, तो फिर उसकी अपनी एक सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप तवज्जो उसकी नहीं लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो स्वतः उसकी मृत्यु हो जाती है। जो मैं बार बार कहता हूं कि जब मनमोहन सिंह के खिलाफ जब माहौल बन रहा था, तो इस वजह से नहीं बना कि वहां अन्ना का एक बड़ा आंदोलन था, या वहां पे कॉमनवेल्थ नाम का एक घोटाला था, या 2G नाम का एक घोटाला सामने आया था, या कैग कोई भी रिपोर्ट देती। अगर मीडिया उसको बड़े पैमाने पर नहीं उठाता, रोज उस पर नए खुलासे नहीं करता, अगर उस पर डिबेट डिस्कशन नहीं करता, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछता, प्रधानमंत्री के इस्तीफे नहीं मांगता, तो वो दबाव नहीं बनता। और उस वक्त इस मीडिया का एक दबाव हो जाता है जब बाकी संस्थाओं को भी उसके बरक्स काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को काम करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करनी पड़ी कि भाई सीबीआई की तो एक तोता आपके लिए बन गया है, या सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर कई मंत्रियों को पद गंवाना पड़ा और जेल जाना पड़ा। अगर आज वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं, और मुझे इसमें कहीं किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही मीडिया जो आज आपको पूरी तरीके से स्टेराइल लगता है, एक निर्वीर्य लगता है,
वो अचानक उसके अंदर आपको ताकत दिखाई पड़ जाएगी। अचानक आपको लगेगा इसमें तो बहुत दम है, और आपको लगेगा देश के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है। अब आप देखिए, थोड़ा सा असर राम मंदिर के मसले पर हुआ, थोड़ा सा असर हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे जो इस मुद्दे को उठा रहे थे, जो विपक्ष के लोग थे, अखिलेश यादव थे, बल्कि इसमें उन लोगों का भी स्टेक था जो दरअसल इस मुद्दात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। इसमें हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी भी हैं, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के बहुत सारे साथी थे। उनको ये लग रहा था कि ये तो अनर्थ हो गया है, अब इस पे तो अब हम माफ नहीं कर सकते। और मैं ऐसे बहुत सारे पोस्ट पढ़ भी रहा हूं सोशल मीडिया पे, जो कट्टर बीजेपी के समर्थक है, आरएसएस के समर्थक है, स्वयं सेवक है, जिस भाषा में गालियां दे रहे हैं हम आप तो सोच भी नहीं सकते। जिस भाषा में गालियां दी जा रही इस वक्त पूरे प्रकरण पे, जिसमें मतलब यहां तक कहा जा रहा है कि आरएसएस का नैतिक पतन हो गया है और मोहन भागवत क्यों चुप है, ये स्वयंसेवक कह रहा है। इसका असर था, जिसका असर आपने देखा कि कम से कम कुछ जुम्बिश उसमें हुई, कुछ कार्रवाई हुई। उसमें भी अभी भी बड़ा तबका जो अभी भी थोड़ा अपॉलोजेटिक है, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा, भाई आपने अभी तक ट्रस्ट को डिसमेंटल क्यों नहीं किया। भाई कायदे से तो बोर्ड ट्रस्ट का गठन तो सरकार करती है, केंद्र सरकार ने किया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद। तो जब आपको पहली बार पता चला 5 जून को इस तरीके कोई घटना हुई, तो पहली कार्रवाई ये होनी चाहिए कि राम के प्रति लोगों के अंदर आस्था बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना पैदा हो, इसलिए आप इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग कर देते। और ये कहते हैं कि भाई ट्रस्ट भंग कर दिया गया, जो वहां के पदेन डीएम है वो अब ट्रस्ट के एक तरीके से रिसीवर होंगे या कन्वीनर होंगे, जो कुछ गार्डियन होंगे। जब तक नई व्यवस्था नहीं होती, जब तक इस जांच का कोई अंतिम सिरा नहीं मिलता, तब तक वो चलाएंगे। और इस बीच में जो भी ट्रस्ट के लोग हैं वो अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब बुलाया जाएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए उपलब्ध होंगे। कहीं ऐसा कुछ आज तक ट्रस्ट भंग नहीं हुआ। वो सारे अधिकारी जो हैं वो अभी भी अंदर बाहर घूम रहे हैं, और इतना दिन हो गया, एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई थी शुरुआत के 20 दिनों तक, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा था। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष को हम जितना हम कह सकते हैं कहें, लेकिन इस पहलू को भी देखें कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नाम नहीं है, विपक्ष सिर्फ कांग्रेस का नाम नहीं है। विपक्ष हर वो संस्था है जो सरकार से इतर है, या जिसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है या स्वायत्तता है, चाहे वो कैग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या फिर चुनाव आयोग हो। तमाम संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं जो है विपक्ष है। मीडिया उसका एक अहम हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए मीडिया इस सवाल को उठा भी देगा तो भी क्या असर होगा आप देख रहे हैं। आपने देखिए कि नीट के सवाल पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने 26-27 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कहीं उसका कोई आपने मीडिया में जिक्र देखा? कहीं एक कॉलम की खबर आपको अखबारों में दिखाई पड़ी? हो सकता है लोकल अखबारों में खबर आई हो तो बात अलग है, राष्ट्रीय अखबारों में तो मैंने नहीं देखी। कहीं टीवी पर आपने उसको डिबेट देखी? डिजिटल मीडिया में जरूर उस पर डिबेट हो रही है, हम आप जरूर उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने किसी टीवी चैनल में देखी? और ये सच्चाई है आज की तारीख में, भले ही टीवी चैनल्स का पराभव हो गया हो, भले ही उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई हो, लेकिन इस देश का नैरेटिव अभी भी टीवी चैनल ही सेट करते, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं इस बारे में पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी जो रीच है वो हमारी रीच अभी भी नहीं है। हमारे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग देखते हैं, लेकिन एक टीवी चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं। न केवल देखते हैं जो सामने कंटेंट आता है, उसके अलावा उनका अपना डिजिटल स्पेस है, और वो डिजिटल स्पेस भी उतना ही पावरफुल है जितना उनका टीवी चैनल पावरफुल है। हाँ, वो दोनों तरफ हैं, वो डिजिटल तरफ भी हैं और वो दोनों तरफ हैं, सही बात है। हाँ, तो इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, मुझे इस पे थोड़ी हैरानी है। मतलब सवाल तो जो खड़े किए गए हैं बाद में, ट्विटर वगैरह जो आया वो सब आया ही आया, लेकिन विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना मैं उसके लिए उचित नहीं मानता। विपक्ष अगर ये जो आर्थिक सवाल है या जो नीट का सवाल है, इसको ही अगर मजबूती से लेके हुए चलता रहे और आपस में कोऑर्डिनेशन करे, तो इन सवालों में ज्यादा दम है, ज्यादा मजबूत सवाल है, और जिस पर वाकई में सरकार के पास कोई, क्योंकि लोगों को रोज ये प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये कहना है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जो मैंने सवाल पूछा था तो विपक्ष को कोई ललकारने और कटघरे में खड़े करने का सवाल नहीं था। मैं जानता हूं कि ये समस्याएं हैं। मैं ये भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल के 3-4 साल बाद जो जिस तरह से मीडिया को कैप्चर किया है मालिकों की मदद से, और एक बाकायदा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया, एक पूरी संहिता बना के उनको थमाई गई, जिसपे वो लोग चलते भी हैं अपने अपने तरीके से, मीडिया वाले, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था, वो एक ऐसी सुविधा है, वो एक ऐसा लाभ है, मतलब जो है लगातार जिसका डिविडेंड मोदी और बीजेपी को मिल रहा है, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी
कम करने, मंद करने या कमजोर करने में उसकी एक बड़ी जबरदस्त भूमिका है। अब यहीं पे एक सवाल उठता है, जो व्यर्थ का भी सवाल लग सकता है, कि ये सब बातें हमें पता है तो विपक्ष को भी मालूम है, सबको मालूम है। विपक्षी नेता कोई कम तजुर्बेकार तो है नहीं, उनमें से बहुत से नेता मुद्दतों तक सत्ता में रह चुके हैं। कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं, वैसे बाकी लोग भी सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन इन लोगों को उसकी काट खोजने के बारे में भी कुछ करना चाहिए था, कुछ कुछ तो होना चाहिए था। मतलब जो है कुछ, मतलब भले ही वो शुरुआती कदम होते, क्योंकि देखिए मीडिया पे उनका कब्जा है और रहेगा जब तक के देश के बड़े पूंजीपति भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से अपने आप को अलग नहीं कर लेते। या अलग होने की प्रक्रिया, जिस दिन अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उस दिन तो हफ्ते भर के अंदर इन लोगों का बाजार में, राजनीति के बाजार में जुलूस निकल जाएगा, ये तो मुझे पक्का यकीन है। एक बार 3-4 बड़े पूंजीपति जिन्होंने मीडिया में बहुत ज्यादा उनके जड़ें हैं उनकी, वो अगर तय कर लें कि इनका जुलूस निकालना है तो उनका जुलूस निकल जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन कुछ तो करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, जिस तरह की गंदी सरकार है, बिल्कुल गवर्नेंस के नाम पे बिल्कुल जीरो है। एक बार आलोचना का सिलसिला शुरू हो जाए फिर तो एंटी इनकम्बेंसी थमे नहीं थमेगी, आंधी आ जाएगी इन लोगों के खिलाफ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, आपकी राय से मैं सहमत हूं। मैं तो बार बार इस बारे में कह रहा हूं कि ये सरकार बिल्कुल उस स्थिति में पहुंचती दिखाई पड़ रही है जो 2011-12 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आज की तारीख में आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लें, कोई भाई, अगर आप राम मंदिर का सवाल जिसको लेके आपने वोट पाया, जिसको लेके आप हिंदू रिसर्जेंस की बात करते हैं, अगर उस राम मंदिर में अगर चोरी हो रही है, अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं या बचाव कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा पैरालिसिस गवर्नेंस की क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हो। इसमें तो ये तो वो मसला है जिसमें मोदी सरकार फंसी हुई, जिसमें योगी सरकार फंसी, जिसमें आरएसएस फंसा हुआ, इसमें योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और मोदी तीनों फंसे हुए। भाई ट्रस्ट को भंग करने बनाने का काम मोदी सरकार ने किया, आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना? और जब हो गया तो आपने हटाया क्यों नहीं? योगी सरकार इसलिए फंसी हुई क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, आपने सबों को निर्द्वंद घूमने का मौका दे दिया, सारे सबूत मिटाने का अवसर दे दिया आपने। आप क्या कर रहे हैं? और पहले एफआईआर दर्ज होती है, पहले एसआईटी गठित होती है। या मोहन भागवत बड़ी बड़ी सात्विकता की बात करते हैं, व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात, ऐसे लोगों से राष्ट्र निर्माण होगा, ऐसे लोग देश का निर्माण करें। तीनों इसमें फंसे हुए हैं। और कौन लोग हैं? लेकिन तीनों अपने आप किंग कर्तव्य विमूढ़, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ठीक, पैरालिसिस एक तरीके की। दूसरी बात, आप आर्थिक मंच पे ले लीजिए, आप डिफेंस के मसले पर ले लीजिए, आप अमेरिका से भारत के रिश्तों को ले लीजिए, अमेरिका से चाइना के रिश्तों को ले लीजिए, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत रूस के रिश्तों को ले लीजिए। पाकिस्तान आज आपसे कुनाचे मारता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप इजराइल की उस गोद में जाके बैठते हैं जिसको अमेरिका रोज गरिया रहा, आज की तारीख में रोज ट्रंप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आप जाके इजराइल के गोद में जाके बैठे हुए हैं। और इकोनॉमिक फ्रंट पे तो सरकार की इससे बड़ी असफलता हो ही नहीं सकती। आप एक जमाने में दावा करते थे कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, आज आप 6ठे नंबर पर पहुंच गए। आपका जो स्टॉक मार्केट था, वो उसका साइज, उसका जो वैल्यूएशन था, वो आपको 5वें नंबर पे लेके गया था, आप आज 7वें नंबर पर पहुंच गए। आपका रुपया 100 के आसपास घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अगर आरबीआई अगर इंटरव्यू ना करे तो फिर वो 100 के पार निकल जाएगा। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें अब $70 के आसपास पहुंच गई या $80 के आसपास पहुंच गई हैं। आप अभी भी इस देश के अंदर 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डीजल के दाम बेच रहे हैं, और लोग इस कमी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चारों तरफ देख रहे हैं कि बताया जाता है कि 7.7% का हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। अगर 7.7% के हिसाब से जीडीपी ग्रो कर रहा है तो वो प्रॉस्पेरिटी दिखती क्यों नहीं हमें? और लोगों के चेहरे में चमक दिखनी चाहिए, चमक दिखनी चाहिए। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, जब मैं आज तक में था, और उस वक्त बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारी तनख्वाहें हर साल बढ़ जाती थी, और हम खुद चमत्के देते ये इतनी तनख्वाह कैसे बढ़ सकती है? आज आप टीवी चैनल्स को छोड़ दिए, कहीं भी पूछ लीजिए, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। और आज से 2 साल पहले जो एक इंडिया टुडे का सर्वे आता है, जो मूड ऑफ द नेशन, उसमें तो लोग ये कह रहे थे कि 65% लोगों ने कहा कि उनकी आय कम हो रही है या आय बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी दिक्कतें सरकार के साथ हैं। लेकिन दो कैच पॉइंट क्या है कि अगर इलेक्टोरल मैनेजमेंट, अगर इस पे कोई किसी तरीके का इस पर अगर तोड़ नहीं हासिल हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल होगी 2029 में भी। सबसे बड़ी बात है कि ये तोड़ इसका पहले लाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स फैसला करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपकी राय से सहमत हूं
कि आज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। जिस ओर राहुल गांधी ने इशारा किया रेजिस्टेंस का, अब वो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभिमन्यु की तरीके से विपक्ष मारा जाएगा। अब वो अर्जुन कहां से आएगा जिसको चक्रव्यूह के सातों दरवाजे तोड़ने की कला मालूम है। वो कभी कभी ऐतिहासिक प्रक्रियाएं खुद ही उस रास्ते तक लेके पहुंचा देती है आपको जहां पर चक्रव्यूह के सारे दरवाजे तोड़ने की कला आ जाती है, और कभी कभी आप उसमें फंस जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस सरकार से संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार नीचे जा रही, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके संदर्भ में जब मैं देखता हूं कि बंगाल के अंदर अप्रत्याशित जीत हो रही है, तो फिर मैं ये मानने को मेरा दिल नहीं करता कि इतनी आसानी से आप इनको हरा सकते हैं। जो सरकार खुलेआम कह रही है कि पासपोर्ट आपका नागरिकता का वो नहीं है, एक मशहूर अखबार के मशहूर पूर्व संपादक जिनको आप पासपोर्ट रिन्यू करके नहीं दे रहे हैं, और उनकी बेटी की शादी हो, क्योंकि जब वो संपादक थे तब उन्होंने जिस तरीके की हेडलाइंस लगाई थी आपको पसंद नहीं। मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं जो विदेशों में हैं और हाईकोर्ट से वो जीत जाते हैं, लेकिन फिर सरकार कोई ना कोई अड़ंगा लगा देती जिससे उनको वीजा नहीं मिलता, वो हिंदुस्तान नहीं आ पाते, उनकी माँ बीमार, उनके भाई भी बीमार, नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं आपकी राय से सहमत हूं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सरकार के सामने आप वो मुश्किलें पैदा कर सके जो लोगों के मन में विश्वास दिलाए कि नहीं, ये सरकार तो अब जानी तय है या जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही आपने स्पष्ट रूप से और तलस्पर्शी विश्लेषण किया। आपके विश्लेषण से मैं हमेशा ही प्रभावित रहता हूं। आज तो बहुत ही अच्छा आपने किया, खासतौर से वो जो आपने तजुर्बा सुनाया है किस तरह दूतावासों के ऊपर दबाव है नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिलाए जाएं। और जहां तक मीडिया का सवाल है, इस पे तो निश्चित रूप से कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा, मीडिया पर भी करना पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी का किस तरह दोहन किया जाए इस पे भी विपक्ष को करना पड़ेगा। जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न में चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद एक बार।